हेलो हाय राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन इस वीडियो में ज्योग्राफी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट 2 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। आप जितना प्यार देंगे उतनी जल्दी क्लास से जाएंगे। बाद में अपन 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन भी देखेंगे हर यूनिट पर। 10 क्वेश्चन भी देखेंगे तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो पूरे सिलेबस का निचोड़ हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और लास्ट में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। अब मैं माइक लगा रखा है मैंने क्लास में, मेरे को नहीं पता माइक अपना बीच में हट जाता है, जिसके कारण वो इसमें कर ऐसी आवाज़ आने लग जाती है। न लगाएं तो वैसे डिस्टर्ब होते हैं अपन, वैसे नॉइज आती है। तो भगवान करे एकदम सही वॉइस आए, वरना पूरा टाइम ही ख़राब हो जाएगा। यूनिट 2 को पूरा करने के बाद अगर मैं चेक किया और मेरे को ऐसा लगा कि भाई ख़राब निकल गई, पूरा टाइम ही ख़राब हो जाता है अपना। तो इसी उम्मीद के साथ क्लास को स्टार्ट करने की आपको आवाज़ सही आ रही होगी। बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। अपनी यूनिट 2 है संसाधनों की अवधारणा और वर्गीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, संसाधनों को परिभाषित करें और उनके महत्व को संक्षेप में समझाएं। तो संसाधन वे वस्तुएं या पदार्थ होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि यह आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता और मानव समाज में अस्तित्व के लिए आवश्यक है। संसाधनों में प्राकृतिक वस्तुएं जैसे खनिज, जल और वन, साथ ही मानव निर्मित वस्तुएं और मानव पूंजी भी शामिल है। संसाधन वही कि जिससे जीवन आसान हो जाए, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, नवनीकरणीय और गैर नवनीकरणीय संसाधनों के बीच क्या अंतर है। तो नवनीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः बढ़ सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये असीमित माने जाते हैं। गैर नवनीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो पुनः बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। इनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। यानी कि गैर नवीकरणीय वे पदार्थ जिनको तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन क्यों है। तो कोयला का महत्वपूर्ण स्थान बताना है संसाधन में। तो कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है क्योंकि यह विश्व में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन, औद्योगिक कार्यों जैसे कि इस्पात उद्योग और घरेलू ईंधन के रूप में होता है। इसकी प्रचुरता और कम लागत ने इसे औद्योगिक क्रांति का आधार बनाया है, और आज भी यह ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पेट्रोलियम का उपयोग बताना है अपन को। पेट्रोलियम के प्रमुख उपयोग क्या हैं। तो पेट्रोलियम एक बहुउपयोगी खनिज है। इसका मुख्य उपयोग परिवहन के लिए ईंधन पेट्रोल डीजल के रूप में होता है। इसके अलावा यह पेट्रोकेमिकल उद्योगों का आधार भी है, जहां इसमें प्लास्टिक, उर्वरक, सिंथेटिक कपड़े और अन्य कई उत्पाद बनाए जाते हैं। यह ऊर्जा और औद्योगिक विकास दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि ऊर्जा का स्रोत भी है और उद्योगों में भी काम आता है ये पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं और यह क्यों उत्पन्न होता है। तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य ऊर्जा संसाधनों, विशेषकर गैर नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन से है। यह संकट कई कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे ऊर्जा की बढ़ती खपत, सीमित संसाधन, भू राजनीतिक अस्थिरता और ऊर्जा उत्पादन की उच्च लागत। यानी जो संसाधन कम है उन पर ही संकट आएगा, गैर नवीकरणीय संसाधन पर ही, क्योंकि दोबारा उत्पन्न होने में बहुत समय लगेगा उनको। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊर्जा संकट को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो ऊर्जा संकट को कम करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग,
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग और ऊर्जा दक्षता में सुधार जैसे कि कुशल उपकरणों का उपयोग शामिल है। ये उपाय आपूर्ति पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण को बचाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, संसाधन संरक्षण की अवधारणा को समझाइए। तो संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण और न्याय संगत उपयोग ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहें। इसमें संसाधनों की बर्बादी को रोकना, उनका पुनर्चक्रण करना और वैकल्पिक नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना शामिल है। संरक्षण का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन अपना, जल विद्युत संसाधन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो जल विद्युत संसाधन वे संसाधन हैं जिनमें बहते जल की ऊर्जा को उपयोग करके बिजली पैदा की जाती है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हैं। जल विद्युत परियोजनाएं न केवल बिजली पैदा करती हैं बल्कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति में भी सहायक होती हैं, जिससे बहुउद्देशीय लाभ मिलते हैं। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देशों के नाम बताएं। तो विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया शामिल हैं। चीन और भारत अपनी विशाल औद्योगिक और ऊर्जा जरूरतों के कारण सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया निर्यात में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। पेट्रोलियम के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो पेट्रोलियम के वितरण को भूवैज्ञानिक संरचना, भूगर्भीय प्रक्रियाएं जैसे कि तेल और गैस का निर्माण और प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं। पेट्रोलियम भंडार अक्सर मध्य पूर्व, रूस, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन भंडारों की खोज और निकासी के लिए तकनीक भी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, यानी कि ऊर्जा सुरक्षा क्या है। तो ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ है देश के नागरिकों और अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय सस्ती ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसमें ऊर्जा के स्रोतों को विविधतापूर्ण बनाना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित रखना और ऊर्जा के आयात पर निर्भरता को कम करना शामिल है। यह किसी भी देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जल विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों में खड़ी ढाल वाली नदियां, ताकि पानी का वेग अधिक हो, पर्याप्त और निरंतर जल प्रवाह और उपयुक्त स्थलाकृति जैसे घाटी हो या गोर्ज हो शामिल हैं, जहाँ बांध का निर्माण आसानी से हो सके। हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट भारत में इसके अच्छे उदाहरण हैं। संसाधनों के संरक्षण के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो संसाधन संरक्षण के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पुनर्चक्रण, उपयोग की गई वस्तुओं को नए उत्पाद में बदलना। पुनः उपयोग, वस्तुओं को दोबारा उपयोग करना ताकि बर्बादी कम करना। उपभोग को कम करके संसाधनों की मांग को घटाना। ये सिद्धांत संसाधनों की बर्बादी को कम करने और उन्हें बचाने में महत्वपूर्ण है। भारत में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो भारत में पेट्रोलियम मुख्य रूप से असम, दिग्बोई, नहरकटिया, गुजरात में अंकलेश्वर और कलोल, मुंबई हाई जैसे कि अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। हाल ही के वर्षों में कृष्णा गोदावरी बेसिन भी नए भंडार खोजे गए हैं। ऊर्जा संकट को संबोधित करने में परमाणु ऊर्जा की क्या भूमिका है। तो परमाणु ऊर्जा एक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत है जो बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकता है। यह ऊर्जा के संकट को कम करने में मदद
कर सकती है, क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती है। हालांकि इसके साथ ही सुरक्षा जोखिम और परमाणु कचरे के निपटान जैसी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। कोयले के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें तो कोयले के प्रमुख प्रकार में पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट है। पिट सबसे कम गुणवत्ता वाला और एंथ्रेसाइट उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। गुणवत्ता के निर्धारण कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। ऊष्मा उत्पादन क्षमता और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाना है हमको। तो पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रिया से होता है। जब समुद्री जीव और पौधे मर जाते हैं तो वे समुद्र तल पर जमा हो जाते हैं। समय के साथ ये तल छट की परतों के नीचे दब जाते हैं। उच्च दबाव और तापमान के कारण ये जैविक पदार्थ हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में जानते हैं। जल विद्युत परियोजनाएं कैसे बहुउद्देशीय होती हैं? तो जल विद्युत परियोजनाएं अक्सर बहुउद्देशीय होती हैं, क्योंकि ये न केवल बिजली का उत्पादन करती हैं बल्कि ये कई लाभ प्रदान करती हैं। इनमें बांध के पीछे बने जलाशय से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, नदियों में बाढ़ को नियंत्रित करना और मत्स्य पालन व पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बीच क्या अंतर है? तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है और वे सीमित हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। गैर पारंपरिक स्रोत वे हैं जो हाल ही में विकसित हुए हैं, नवीकरणीय हैं और पर्यावरण के अनुकूल हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। संसाधनों की अत्यधिक दोहन के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो संसाधनों की अत्यधिक दोहन से कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण का क्षरण, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा गैर नवीकरणीय संसाधनों के समाप्त होने से भविष्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सतत उपयोग आवश्यक है। भारत में जल विद्युत का क्या महत्व है? तो भारत में जल विद्युत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने का एक स्वच्छ और नवीकरणीय तरीका है। हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती हैं। यह ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कई लाभ हैं, बिजली भी मिलेगी, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, सिंचाई भी हो जाएगी। संसाधन भू राजनीति से आप क्या समझती हैं? तो संसाधन भू राजनीति का अर्थ है संसाधनों के नियंत्रण, वितरण और उपयोग के कारण देशों के बीच उत्पन्न होने वाले राजनीतिक और सैन्य संबंध। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण के लिए कई बार संघर्ष होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। यानी कि पेट्रोलियम पर किसका होगा? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लाभ क्या हैं? तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों ही स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत हैं। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करती है, जबकि पवन ऊर्जा हवा की गति का उपयोग करती है। इनके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होता है और ये ऊर्जा संकट से निपटने में मदद करते हैं। इनकी लागत में लगातार कमी आ रही है, जिससे ये अधिक सुलभ हो रही हैं। यानी कि इनके जो आर्थिक लागत लगती है, इनमें पैसे लगते हैं, वो धीरे धीरे कमी होती जा रही हैं। अच्छे संसाधनों के उपयोग से सस्ता काम हो रहा है। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग से जुड़ी हुई प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? तो गैर नवीकरणीय स्रोतों में उपयोग से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों में उनका सीमित भंडार, उच्च प्रदूषण जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है, और भू राजनीतिक संघर्ष शामिल है। इसके अलावा इन स्रोतों के खनन और निष्करण से पर्यावरण को नुकसान होता है और जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देते हैं, यानी जलवायु को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
सतत विकास में संसाधन संरक्षण की भूमिका को समझाएं। तो सतत विकास का लक्ष्य वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए। संसाधन संरक्षण इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन का उपयोग इस तरह से हो कि वे दीर्घकालीन रूप से उपलब्ध रहें और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं। एक तरीके से मैंने रीडिंग लगाई है। बहुत से स्टूडेंट कह भी देते हैं कि भैया आप तो केवल रीडिंग लगाते हो, समझाते नहीं हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं खुद ही स्टडी करता हूँ, आपके लिए अलग से टाइम निकाल के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। समझाने में तो जब मैं ये इतना वीडियो एडिटिंग, एसईओ में, कंटेंट तैयार करने में, पीडीएफ देने में इतना टाइम खर्च कर सकता हूँ तो आपको अच्छा समझा भी सकता हूँ। पिछली बार जब मैंने नए शुरुआत किया था यूट्यूब चैनल की तो अच्छे से समझाया था, हालांकि इतना नहीं समझाया था, वो तो अपना शुरुआती समय था। लेकिन अब समय का अभाव है, भविष्य में जब अपन को समय मिलेगा तो अच्छे से समझाऊंगा मैं। कहीं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल के ही रफा दफा कर देते हैं मामले को। उनके पास भी समय नहीं होता, समय हमारे पास भी नहीं है। बस वो इतना है कि हर सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल देते हैं और मैं एक ही सब्जेक्ट पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर कराने लग जाता हूँ, है ना। मेरे को ये नहीं लगता, मेरे को ऐसा नहीं करना कि भाई सबको खुश करना है। मैं जिसको खुश कर दूँ, एक सब्जेक्ट को पढ़ाने लग जाऊँ, उसमें कोई कमी ना छोड़ूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि भाई कैसा लगा ये वीडियो। आपका कमेंट देखता रहता हूँ मैं और रिप्लाई दूंगा आपको। अपना प्यार बनाए रखना। धन्यवाद।